हाल ही में एक और कोरियाई फिल्म ने मुझे गहराई से झकझोर दिया। एक महिला ने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए 2 राहगीरों को मार डाला, लेकिन उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसके चेहरे पर उत्साह था और फिर वह बिना पीछे देखे चली गई। और वह इतनी घमंडी इसलिए थी क्योंकि उसके दादा 5 स्टार ग्रुप के चेयरमैन थे। उसे लगा कि उसके दादा उसकी हर समस्या हल कर देंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह मामला हॉट टॉपिक बन जाएगा और कंपनी का बाजार मूल्य तुरंत ही 10 अरब से अधिक घट जाएगा। इसे अध्यक्ष हान तुरंत गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने अधीनस्थों को बेकार कहा कि वे इतनी सी बात भी ठीक से नहीं संभाल सकते। इसके बाद उन्होंने पूछा कि बड़ी रकम देकर बुलाए गए कानूनी सलाहकार इस मामले को कैसे संभालने का इरादा रखते हैं। कानूनी सलाहकार ने कहा कि इस बार 2 लोग मारे गए हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि बाहर यह घोषणा की जाए कि मिस को मानसिक बीमारी है। ये सुनकर अध्यक्ष हान और भी गुस्से में आ गए। कैसे कोई कह सकता है कि उनकी पोती को मानसिक बीमारी है। उसी रात उन्होंने अपने विश्वास पात्र यम ताएहोंग को बुलाया और कहा कि किसी भी तरह से चिजेओन को बचाना है और ये पता लगाना है कि वीडियो लीक करने वाला कौन है। जब यम ताएह्यांग को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो उसने अनजाने में देखा कि एक स्कूल बस चालक और हान अध्यक्ष की पोती बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो एक दुष्ट योजना अपने आप उभर आई। अगले दिन यम ताएह्यांग ने वीडियो में दिख रही लड़की को ढूंढा और अपना इरादा स्पष्ट करने के बाद उसे एक कैफे में ले गया। फिर उसने हान जियोन की एक तस्वीर निकाली। ली ह्योजू ने देखा तो तुरंत हैरान रह गई। सोचा नहीं था कि इस दुनिया में सच में कोई ऐसा है जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता है, लेकिन उन्हें एक हत्यारे के लिए दोष लेना पड़े, ये वह स्वाभाविक रूप से नहीं मानेंगी। कौन जानता था कि यम ताएह्यांग ने पहले ही जांच कर ली थी और कहा कि अगर वह इस काम में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है तो वह उसकी माँ के बकाया चिकित्सा बिलों का भुगतान कर देगा और बाद में उसे एक बड़ी रकम भी देगा, क्योंकि हर किसी की कोई न कोई कमजोरी होती है। कुछ गहन विचार विमर्श के बाद ली ह्योजू ने फिर से यम ताएह्यांग को ढूंढा और उसकी शर्त मान ली, लेकिन शर्त यह थी कि उसे उसकी माँ की बीमारी का इलाज करना होगा। इसके बाद वह व्यक्ति के साथ उपनगर के विला में पहुंची। हालांकि ली ह्योजू ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, लेकिन मिलने के उस पल में वह फिर भी चौंक गई। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। इस समय हांजो ने उसे समझाया कि वास्तव में उस रात उसकी दोस्त गाड़ी चला रही थी और घटना के बाद वह छिप गई। ये कहते हुए उसकी भावनाएं उत्तेजित हो गईं। अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और फिर वह सीधे जमीन पर बेहोश हो गई। ये देखकर यम ताएह्यांग ने जल्दी से दवा निकालकर प्राथमिक उपचार किया और जब वह थोड़ी ठीक हुई तो तुरंत अपने आदमियों से उसे कमरे में ले जाकर आराम करने के लिए कहा। हान जियांग की कमजोर पीठ को देखते हुए ली ह्योजू अचानक कुछ उदास हो गईं और उनके साथ कमरे में आ गईं, उनके साथ बातचीत करने के लिए। हान जियांग ने कहा, एक अमीर परिवार में जन्म लेना देखने में बहुत सुखद लगता है, लेकिन उनके लिए ये जैसे एक गलती है। न केवल अक्सर ईर्ष्या का शिकार होती है, बल्कि कुछ लोग ये अफवाह भी फैलाते हैं कि उसने किसी को टक्कर मारकर मार डाला। यहाँ तक कि यान ताएह्यांग भी एक बहुत ही डरावना व्यक्ति है। ये कहते हुए उसने ली ह्योजू से तुरंत वापस जाने को कहा, ये बताते हुए कि चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी वह सोच रही थी, क्योंकि बाहर सुरक्षा गार्ड तैनात है। हान जियोन ने उससे अपने कपड़े बदलने को कहा और अपनी माँ द्वारा छोड़ा गया कंगन उसे सौंप दिया ताकि वह उसे बाहर ले जा सके। इसके बाद ली ह्योजू ने सामने वाले की कार चलाकर विला छोड़ दिया। उसे लगा कि इसके बाद यहाँ की बातों से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर 2 मोटरसाइकिलों ने उसका रास्ता रोक लिया। देखकर कि सामने वाला अच्छे इरादे से नहीं आया है, ली ह्योजू ने तुरंत पलटवार किया। क्योंकि वह लगातार 3 बार ताइक्वांडो चैंपियन रह चुकी है, उसने जल्दी ही सामने वाले को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन अकेले 2 मुट्ठी 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती। एक तीव्र लड़ाई के बाद उसे सामने वाले ने सीधे बेहोश कर दिया। ये सब कुछ वास्तव में चाओ छेंग्यू ने किया था। वह हान अध्यक्ष का नाजायज बेटा है। उसने कंपनी के लिए 10 साल से अधिक समय तक मेहनत की, यह सोचकर कि वह परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सकता है। लेकिन हान अध्यक्ष ने कंपनी अपनी पोती को सौंपने का निर्णय लिया, जिससे चाओ छेंग्यू बहुत असंतुष्ट हो गया। उसने न केवल डैशकैम की रिकॉर्डिंग को ऑनलाइन पोस्ट किया, बल्कि लोगों को भेजकर हान जियांग का अपहरण भी करवा दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। ली ह्योजू ने कहा कि वह हान जियोन नहीं है। बाहर जाने के बाद वह सारी बातें स्पष्ट कर देंगी और उनसे खुद को छोड़ने की विनती की। लेकिन जो सोंगवू को उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उसने पूछा कि क्या वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। लाचार होकर ली ह्योजू को खुद ही बाहर निकलने का तरीका सोचना पड़ा। उसने सही समय देखकर एक लात से आदमी के कमजोर स्थान पर वार किया, फिर हवा में उछलकर अपने बंधनों से मुक्त हो गई और तुरंत ही उस व्यक्ति से लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन जब दोनों के बीच तीव्र संघर्ष चल रहा था तो आदमी को उसके साथी की उठती हुई कुल्हाड़ी ने मार डाला। ली ह्योजू ने यह देखा और तुरंत आगे बढ़कर अपनी पूरी ताकत से एक ही वार में विरोधी को काबू कर लिया। वह खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर देखा, फिर जमीन से चाकू उठाकर सावधानी से गलियारे में आ गई। लेकिन जब वह लिफ्ट से भागने की तैयारी कर रही थी तभी अचानक सामने से आ रहे गुंडों से टकरा गई। ली ह्योजू ने यह देखा और तुरंत दौड़ पड़ी। जब वह चारों ओर से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी, उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला है, तो वह चुपचाप अंदर चली गई। उस आदमी का नाम आजू है, जो एक ऑटिज्म से पीड़ित वेटर है। उसने तुरंत ली ह्योजू को पहचान लिया, क्योंकि उसने टीवी पर उसकी प्रतियोगिता देखी थी और तब से उसे अपना आदर्श मानता था। आजू की मदद से वह एक गुप्त रास्ते से छत की ओर पहुंच गई। लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने लोहे का दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर काओ छेंग्यू के लोग पहरा दे रहे थे और तुरंत ही उसे बेहोश कर दिया गया। जब ली ह्योजू फिर से होश में आई तो उसने पाया कि वह कुर्सी से बंधी हुई है। इस समय चाओ छेंग्यू ने एक शेयर हस्तांतरण पत्र निकाला और उसे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। ली ह्योजू ने सोचा वैसे भी यह उसका पैसा नहीं है, तो उसने खुशी खुशी मान लिया और कहा कि उसे रस्सी खोलने में मदद करे, फिर वह हस्ताक्षर कर देगी। इस समय यान ताएह्यांग अचानक आ गया और देखा कि सामने वाले ने उसकी योजना खराब कर दी है, तो काओ छेंग्यू अपने रईसजादे की पहचान का सहारा लेकर तुरंत आगे बढ़ा।
ली तुरंत आगे बढ़कर उस पर जोर से चिल्लाया, लेकिन यान ताईयोंग ने उसे एक लात मारकर बाहर फेंक दिया। उसने चो सोंग वू को समझाया कि उसे अपनी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, अपनी पृष्ठभूमि नहीं बदल सकता। हान अध्यक्ष कंपनी को किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं। इसके बाद उसने सामने वाले की गोद से वह शेयर ट्रांसफर दस्तावेज छीन लिया और उसके सामने ही उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद यान ताईयोंग ने जमीन से चाकू उठाया, चाओ चेंगयू को पकड़ा और सीधे उसकी गर्दन में घोंप दिया। ये दृश्य देखकर ली ह्योजू डर से स्तब्ध रह गया। उसने कभी इतना निर्दयी व्यक्ति नहीं देखा था। जल्दी से छोटी चाकू निकालकर चुपके से रस्सी काटने लगा। इसी समय हान जियान ने यान ताईयोंग को फोन किया और पूछा कि काम पूरा हुआ या नहीं। असल में ये सब एक साजिश थी। हन जियांग का असली मकसद ली ह्योजू से अपने लिए गुनाह कबूल करवाना नहीं था, बल्कि उसे मारकर उसकी पहचान का उपयोग करके विदेश में रहना था। उसके दादा ने पहले से ही वहाँ उसके लिए बहुत सारा पैसा जमा कर रखा था। इस समय उसके आदमियों ने एक डिब्बा लाया, क्योंकि हन जियांग एक नशेड़ी है, इसलिए उसे अधिक मात्रा में नशा करने जैसा दिखाया जाएगा ताकि कोई भी शक न करे। और जैसे ही वह ली ह्योजू को इंजेक्शन देने वाली थी, उसने उसे एक और निराशाजनक खबर दी कि उसकी माँ का कल निधन हो गया। लेकिन यान ताईशोंग ने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, ली शाओजू ने रस्सी काट दी और सीधे उस पर जोरदार हमला कर दिया। पहले से ही ली ह्योजू बहुत अच्छी तरह से लड़ सकती थी और अपनी माँ की मृत्यु के गुस्से के कारण वह और भी अधिक बहादुर हो गई। एक जोरदार हमले के बाद उसने सीधे यान ताईहोंग को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन ली ह्योजू ने यहीं पर नहीं रुकी। उसने तौलिया उठाकर यान ताईहोंग की गर्दन को कसकर दबा दिया, जब तक कि यान ताईहोंग पूरी तरह से प्रतिरोध की चेतना नहीं खो बैठा। इसके बाद वह तुरंत कार चलाकर हान जियान के विला की ओर गई। वह इस चालाक महिला को अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी। जब देखा कि ली ह्योजू फिर से वापस आ गई है, तो सुरक्षा गार्ड तुरंत आगे बढ़कर रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सके। थोड़ी ही देर में सब जमीन पर गिर गए। ऊपर की मंजिल पर हान जियान ने यह दृश्य देखा। वह तुरंत डर गई। उसने सोचा नहीं था कि सामने वाला अभी भी जिंदा है, इसलिए उसने जल्दी से शिकार की बंदूक निकाली और ली ह्योजू की ओर निशाना साधकर ट्रिगर दबा दिया। लेकिन उसकी निशानेबाजी वाकई बहुत खराब थी। इतनी नजदीक से भी निशाना नहीं लगा पाई। उल्टा ली ह्योजू ने उसे बुरी तरह सबक सिखा दिया। दर्द की चीख। जब हान जियान फिर से जागी तो उसने पाया कि ली ह्योजू ने न केवल दोनों के कपड़े बदल दिए हैं, बल्कि उसे इंजेक्शन देने की तैयारी भी कर रही है। वह तुरंत डर गई और माफी मांगने लगी, जबकि ली ह्योजू उसे एक मौका देने का इरादा रखती थी। लेकिन शर्त ये थी कि उसे अपने दादा को फोन करना होगा और कहना होगा कि यम ताईहोंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मजबूरन हान जियान को ऐसा ही करना पड़ा। जब फोन कॉल खत्म हो गया, ली ह्योजू ने वाकई अपना वादा निभाया और उसे छोड़ दिया, लेकिन हान जियान ने अचानक उस पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन जब वे दोनों लड़ाई में उलझे हुए थे, यम ताईहोंग वहाँ आ गया। सामने दो लोगों को झगड़ते देख वह एक पल के लिए भ्रमित हो गया। उसे बस इतना याद था कि ली ह्योजू ने सफेद कपड़े पहने थे, इसलिए उसने सामने वाले के सिर पर जोर से वार कर दिया। जब यह सब करने के बाद यान ताईशुंग को हमेशा कुछ अजीब सा महसूस होता था, लेकिन वह तुरंत समझ नहीं पाता था। लेकिन भले ही उसने गलत व्यक्ति को मार दिया हो, वह अब गलती को सही नहीं कर सकता था। अगर हान अध्यक्ष को पता चला कि उसने अपनी पोती को मार दिया है, तो वह निश्चित रूप से उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए उसने 2 बोतल सोडा पानी खरीदा और उनमें से एक बोतल सामने वाले को दे दी। ली शाओजू ने बिना सोचे समझे उसे पी लिया। इस समय यान ताईशुंग ने उसे बताया कि बड़ी शाओजी कभी सोडा पानी नहीं पीती। ली शाओजू ये सुनकर तुरंत चौंक गई, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि सामने वाला नकली है। यान ताईशुंग ने विदेश में रखे 10 अरब नकद को बराबर बांटने का प्रस्ताव दिया। ली शाओजू तुरंत ठंडे हंसी में बदल गई। उन्होंने यान ताईशुंग के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उठकर अपनी चीजें ठीक की और फिर बिना पीछे देखे प्रतीक्षालय में चली गईं। वापस जाते समय यान ताईशुंग को हान अध्यक्ष का फोन आया। उन्होंने कहा कि काम हो गया है। बड़ी शाओजी पहले ही विदेश जाने वाली उड़ान पर बैठ चुकी हैं। इस समय बॉडीगार्ड ने अचानक कार रोक दी और कहा कि वह बाथरूम जाना चाहता है। यान ताईशुंग को कार में बैठकर इंतजार करना पड़ा।